कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने वक्त बदलता है और हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। जैसे आज की तारीख में देखिए, एक समय था जब लड़कियां जाके मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का टाइटल लेके आती थी और हम मर्द लोग जाके रेसलिंग करते थे। और अब समय बदल गया है। वॉरेन बफे ने ये एक स्टेटमेंट कहा था, इट हैज नेवर पेड टू बेट अगेंस्ट यूएस, वी कम थ्रू थिंग्स बट इट इज नॉट ऑलवेज अ स्मूथ राइड। मैंने उसको थोड़ा कॉपी कर लिया है और यूएस की जगह पे इंडिया रख दिया है। बट ऑब्वियसली हमारी जर्नी जो है वो कई स्टेप्स में ले जाएगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट करके एक अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने लिखा है कि आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो अगर इस प्रेजेंटेशन को मैं कहूं कि आपके सामने वक्त बदल रहा है एंड आपको ये दिख रहा है क्या? ये एक समय था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पे खड़े रह के इंडिपेंडेंस डे की भाषण देते थे, और ये एक प्राइम मिनिस्टर है जो उसी रेड फोर्ट पे खड़ा रहता है और भाषण देता है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। एंड गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है? आप में से कई को लगेगा कि ये बीजेपी का भाषण है। ऐसा नहीं है कि सरकार सब चीज अच्छी कर रही है, बट जो चीज वो बुरी करती है वो तो टेलीविजन वाले आपके सामने रख देते हैं। जो अच्छी चीज है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सो आप में से कितने लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? बहुत सारे। एंड सरकार एक्चुअली काम कर रही है भूतों को पकड़ने का। ये पहली सरकार है जिसने कुल मिला के 5 करोड़ भूतों को भारत में पकड़ा है, और ये इनके घोस्ट बस्टिंग के इंस्ट्रूमेंट है। नंदन नीलेकनी साहब ने एक यूआईडी चालू किया था, हम सब ने आधार कार्ड रखे हैं। आज आप अगर राशन कार्ड लेने, राशनिंग की दुकान में राशन लेने जाते हैं, बहुत सारी जगह पे आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है। एंड आप सभी को मालूम है, बचपन में आपने सीखा होगा कि भूत की चोटी होती है, भूत के फिंगरप्रिंट्स नहीं होते हैं। सो आधार के थ्रू सरकार ने 1.6 करोड़ बोगस राशन कार्ड ढूंढ के निकाले हैं, 3.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन ढूंढ के निकाले हैं, और इस भूत की जो पकड़ हो रही है, सरकार तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए बचाएगी। दूसरा आप देखिए क्या अच्छा है। क्या वो महिला जो झोपड़ी में जाके जो लकड़े के कभी गीली कभी सूखी जला के अपना खाना बनाए, या एलपीजी सिलेंडर ले? कौन सा वाला सही होगा? और मेरे पास पोलिंग बूथ नहीं है तो आपको हाथ ही ऊपर करने पड़ेंगे। जिनके हाथ नीचे है उन्होंने आज तक कभी खाना नहीं बनाया है। आज सरकार ने पिछले 60 सालों में 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, और सिर्फ 60 वीक के अंदर 4 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जाके गांव-गांव में भेजे हैं। और ये इसलिए पॉसिबल हुआ है बिकॉज भारत के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी सरकार को वापस दे दी है। एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि तकरीबन 1.5 लाख लोग ऐसे हैं भारत में जो 10 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स भरते हैं, और 1 करोड़ लोगों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी वापस की। उसके बावजूद सरकार को कानून लाना पड़ा कि जिन्होंने 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम डिक्लेयर की है उनकी एलपीजी सब्सिडी वापस ली जाएगी।
सो जो टॉप ऑफ द सोसाइटी है वो एलपीजी सब्सिडी देने में आज भी कतराता है, बट जो मिडिल ऑफ द सोसाइटी है, बॉटम ऑफ द सोसाइटी है, वो लोग अपनी एलपीजी सब्सिडी वापस दे रहे हैं। हम लोग 70,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर सब्सिडी में हर साल खर्चा करते हैं, बिकॉज यूरिया मार्केट प्राइस से 70-80% डिस्काउंट पे बेचा जाता है। कई लोगों ने अपने आप को फार्मर बना लिया है। सही किसान को यूरिया पहुंचे नहीं पहुंचे, बट फर्जी किसान को यह हमेशा पहुंच जाता है। अब सरकार ने एक कॉमन सेंसिकल चीज की है। हर गांव में भारत में कड़ुआ नीम मिलता है, लिमड़ा मिलता है, उसकी पेस्ट को यूरिया में मिक्स कर देते हैं, और अब वो जो कड़ुआ नीम लिमड़ा मिश्रित यूरिया है उसको आप कोई और चीज में यूज नहीं कर सकते, जैसे मिल्क एडल्ट्रेशन हुआ, केमिकल एप्लीकेशन हुआ। सिंपल सी चीज, गांव की बहुत सारी महिला को रोजगारी मिल गई और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो फर्टिलाइजर डाइवर्जन होता था वो बंद हो गया। डिसीजन मेकिंग में ऑक्शन हो रहा है। अब आप को कोई तिकड़मबाजी लगाने की जरूरत नहीं है और सरकार सारा मुनाफा अपने पास रख रही है। कोयले की प्रोडक्शन को देखिए, 2011, 12, 13, 14 में हम कोशिश कर रहे थे कि अपना कोयला जमीन के नीचे रहे, और साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, वहां पे जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट हो। वहां से हम $17 बिलियन का कोयला हर साल इंपोर्ट करते थे। ये सरकार ने आके जमीन का जो कोयला है वो निकालना चालू किया। 2015 में हमने 34 मिलियन टन से ज्यादा कोयला निकाला, जो पिछले 4 साल से ज्यादा था। 2016 में 42 मिलियन टन निकाला, और जो देश 200 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट करता था, जो $17 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज में खर्चा करता था, 2019 में कोयले की इंपोर्ट 0 कर देगा। एक जमाना था जब दुनिया की न्यूज एजेंसीज इस चीज को हाईलाइट करती थी, सीवियर कोल्ड शॉर्टेजेस एट पावर प्लांट्स एट इंडस्ट्रीज। हमारे बहुत सारे पावर प्लांट में 2-2, 3-3 दिन का कोयला रहता था। आज ये हेडलाइन आ गई है, नो शॉर्टेज ऑफ कोल, 23 डेज स्टॉक्स अवेलेबल फॉर पावर प्लांट्स। एक जमाना था 1997 से लेके 2004 के बीच में हमने बहुत सारे रोड बनाए, फिर धीरे धीरे रोड बनाने की कैपेबिलिटीज कम हो गई। 2014 में बॉटम बनी जब हमने सिर्फ 7 किलोमीटर के रोड बनाए प्रतिदिन। आज 10,000 किलोमीटर सालाना रोड बनाते हैं, तकरीबन 30 किलोमीटर की टारगेट हो गई है। मोर इम्पोर्टेंटली, ये जो रोड बनाने की प्रोसेस है वो और भी अच्छी हो गई है। अब सरकार जीपीएस लगा के ट्रक्स भेजती है, गाड़ी भेजती है, और तय करती है कहां पे हमें बाईपास बनाना है, कहां पे फ्लाईओवर बनाना है। तो जो पहले रोड बनते थे उसमें जितना आउटपुट आता था, उससे ज्यादा आउटपुट आज उतने ही रोड बना के हम निकाल पाएंगे। सो एक साइंटिफिक प्रोसेस आ गई है रोड बनाने के अंदर। सेकंड चीज, हमारी जो एवरेज ट्रक की स्पीड है भारत के रोड के ऊपर, वो तकरीबन 280 किलोमीटर है। एंड वो भी उस समय जब भारतीय ड्राइवर 12, 13, 14, 15 घंटे गाड़ी चलाता है। अमेरिकन ड्राइवर 8 घंटा गाड़ी चलाता है और उसकी ट्रक की स्पीड है 700 किलोमीटर। उसे थोड़ी पावरफुल ट्रक मिलती है, बट दूसरा जो फायदा होता है कि रोड बहुत अच्छी होती है। तीसरा, उसको एडवांटेज मिलता है कि उसे टोल पे करने के लिए लाइन लगा के खड़े रहने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे, एंड मानेसर में भी हमने इस होटल में आते हुए एक टोल एंट्री पास की, वहां पे हर जगह पे RFID टैक्स वाले काउंटर लग रहे हैं, ताकि हम ये ट्रक की स्पीड को बढ़ा सके। जो 280 किलोमीटर चलती है वो शायद 300, 400, 500 किलोमीटर चल सके, और उस स्पीड की वजह से प्रोडक्टिविटी आ सके। पावर के अंदर ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है। 70 साल हो गए इंडिपेंडेंस के,
बट हमने गांव गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई नहीं है। फार्मर के पास मोबाइल फोन है, बट उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर नहीं है। और अब सरकार हाथ धो के पीछे पड़ी है गांव गांव इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए। 18,000 विलेज में से 10,000 विलेज को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी गई है, और आप उसे डेली वेबसाइट पे मॉनिटर कर सकते हैं। एक तरफ कनेक्शन है, दूसरी तरफ पावर अवेलेबिलिटी है। कुल मिला के भारत की पीक पावर डेफिसिट 8% से 75% कम होके अब 2% हो गई है। हर गांव जिसको पावर की जरूरत है उसे पावर मिल सकता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, आप एक वेबसाइट है vidyutpravaha.nic.in, जहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं रोज कितना पावर अवेलेबल है। पीक समर में इस बार पावर अवेलेबल था। हमने हमेशा सुना है कि जब चाइना काम करता है वो 60, 70, 80% ग्रोथ कर लेता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में हम चाइना की तरह ग्रो करने लगे हैं। 2015 में हमारे पास सोलर कैपेसिटी कुल मिला के 3,700 मेगावाट थी। 2016 के अंत में उसे हमने 6,700 मेगावाट कर दी, 80% बढ़ा दी। आज बात कर रहे हैं 8,000 मेगावाट से ज्यादा हो गई है, और 2019 का टारगेट है 16,000 मेगावाट का। सो हम अपने पास जो फ्री अवेलेबल है सनलाइट, उसका यूज करके पावर बना रहे हैं। और जितनी हम सनलाइट को पावर में कन्वर्ट करेंगे, उतनी हमारी डिपेंडेंस कोल, गैस, ऑयल, ये टाइप के जो चीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है उससे कम हो जाएगी। एलईडी बल्ब्स, ये एक रिवॉल्यूशन है जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। सबको पता है कि एलईडी बल्ब्स कॉस्ट इफिशिएंट है, एनर्जी इफिशिएंट है। इस सरकार ने, हमने जब स्लाइड बनाई तब तक नंबर था 11 करोड़ एलईडी बल्ब्स का, आज नंबर हो गया 14.5 करोड़ एलईडी बल्ब्स का। इसकी प्राइस कम हो गई है 350 रुपए से 50 रुपया। और लास्ट ईयर एलईडी बल्ब्स देके हमने 5,500 करोड़ की सेविंग की। 2019 तक का टारगेट है, हम 77 करोड़ एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 20,000 मेगावाट पावर बचाएंगे और 1,25,000 करोड़ की सेविंग करेंगे। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल अब थोड़े कम होने लगे हैं। पार्टली इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस एलईडी बल्ब्स। एक अगेन पोलिंग टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है, कौन सी चीज अच्छी रहेगी, कोयले को ट्रांसपोर्ट करना या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी। जो कॉमन सेंस आप में है वो हमारे पहले के ब्यूरोक्रेट्स में नहीं थी। उन्होंने कोयले की ट्रांसपोर्ट के लिए जगह बना दी, बट पावर ट्रांसमिशन करने के लिए बहुत सारे कानून ऐसे बनाए कि पावर ट्रांसमिट ही नहीं हो पाए। अब लास्ट ईयर हमने 35,000 किलोमीटर की लाइंस लगा दी पावर ट्रांसमिशन के लिए। इस साल 50,000 किलोमीटर करेंगे, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट पावर ट्रांसमिट करने के लिए जो रुकावट आ रही थी उसको हम दूर कर रहे हैं। रेलवे की कैपेक्स देखिए, हमने 10 साल में 1500 किलोमीटर की रेलवे बनाई। पिछले 2 सालों में हमने 3,500 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई। जब हमें आजादी मिली तब हमारे पास अंग्रेजों ने 53,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन छोड़ी थी। रेलवे बनने की शुरुआत हुई भारत में 1883 में, बंबई से थाने के बीच में रेलवे लाइन लगी। बट अंग्रेज लोग जो भारत छोड़ के जाने वाले थे किसी दिन, उन्होंने 53,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई। उसके बाद 2013-14 तक हमने कुल मिला के 12,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई। उन भारतीय रेलवे मंत्री ने जिनको इंडिया में रहना था, उन्होंने अंग्रेजों से 20% रेलवे लाइन बनाई। इस समय में हमारी वैगन कैपेसिटी जो थी, जिसके ऊपर हम माल ढो सके, वो सिर्फ 330% बढ़ी। पैसेंजर्स थे वो 600% से ज्यादा बढ़े, और फ्रेट जो था वो तकरीबन 1400% बढ़ा। बट ये सारी वजह से हमारी जो गुड्स ट्रेन है, जिसके ऊपर हम माल सामान को ले सकते हैं, उसकी एवरेज स्पीड कम हो गई 25 किलोमीटर। अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जहां पे लोगों को खाने को नहीं मिलता, बट जब वो ओलंपिक में मैराथन दौड़ते हैं,
अपनी गुड्स ट्रेन से ज्यादा तेज दौड़ते हैं। अब सरकार रेलवे को बदल रही है। पहली बार रेलवे में कंटेनर ट्रेन लॉन्च हो रही है, जहां पे टाइम टेबल होगा। 10 बजे दिल्ली से निकलेगी, 3 बजे यहां पे पहुंचेगी, 4 बजे वहां पे पहुंचेगी, 7 बजे वहां पे पहुंचेगी। अगर रेलवे ने टाइम पे डिलीवरी नहीं की तो वो पेनल्टी देंगे। आप देखिए कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दुनिया में बहुत सारे देशों में जो ऑटोमोबाइल की मूवमेंट है वो रेलवे से होती है। भारत में आज तक हमारे पास ये टाइप के दृश्य देखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे पास वो रेलवे लाइन नहीं है, वो रेलवे रैक्स नहीं है जिसपे हम ऑटोमोबाइल मूव कर सके। बट अब मारुति सुजुकी कंसिडर कर रही है कि हम ऑटोमोबाइल्स को रेलवे लाइन से मूव करेंगे। दिल्ली से बेंगलोर का सफर सिर्फ 3 दिन में तय होगा, जो आज एक ट्रक को तकरीबन 7 दिन से ज्यादा लगते हैं। अगेन एक ये पोलिंग क्वेश्चन है, अगर आपको रेलवे लाइन बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कहां पे है वो देख के, जैसे भारत में पहले रेलवे लाइन बनती थी, या उस रेलवे लाइन को कनेक्ट करेंगे जिससे मैक्सिमम आउटपुट मिलता है? पहली, दूसरी या तीसरी? जो आपको पता है वो पुराने रेलवे मंत्री को पता नहीं थी। रेलवे लाइन ऐसे बनती थी कि मंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी कहां पे है, कौन सा एमपी वोकल है। अब रेलवे लाइन बन रही है कि कैसे हम कनेक्टिविटी कर सके, कैसे हम थ्रूपुट बढ़ा सके। इन शख्स को आप जानते हैं? बहुत कम लोग जानते होंगे। ये मेजर जनरल खंडूरी है। उन्होंने 7 साल रोड मिनिस्टर का काम किया, 1997 से लेकर 2004 के बीच में। और उनके पहले जितने रोड मंत्री थे, उन्होंने जितनी सड़कें बांधी, उससे ज्यादा सड़क उन्होंने सिर्फ 7 साल में बांधी। इनके तय होते हुए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बना है। पिछले फोर्टनाइट मुझे बंबई से सूरत आना था और बारिश बहुत ज्यादा थी, तो हमारी रेलवे थोड़ी डिले हो गई और मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा कि चलो मैं गाड़ी लेके सीधा बोरीवली स्टेशन की जगह सूरत स्टेशन चला जाता हूं। और सिर्फ 3.5 या 4 घंटे लगे मुझे बंबई से सूरत पहुंचने में। ये इसलिए पॉसिबल है कि मेजर जनरल खंडूरी ने नेशनल हाईवे बनाए थे। वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास को कनेक्ट किया। अब ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट बन रहा है कॉल्ड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तकरीबन 3400 किलोमीटर की रेलवे लाइन बना रहा है गुड्स ट्रेन के लिए। बंबई से लेकर दिल्ली तक और लुधियाना से लेकर दानकुनी, जो वेस्ट बंगाल में है, वहां पे कनेक्टिविटी हो पाएगी। ये रेलवे लाइन जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ने भारत की शकल बदल दी, वैसे रेलवे को बदल सकता है। एवरेज स्पीड हमारी गुड्स ट्रेन की 25 किलोमीटर की है, ये तकरीबन 75 किलोमीटर दौड़ेगी। आज एवरेज रेलवे ट्रेन 5000 टन का सामान वे करती है, उसके बाद 13,000 टन, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हम लोग वे करेंगे। आज हम जब ट्रैक लगाते हैं तकरीबन 100 से 150 मीटर पर दिन लगता है। इस वक्त हम जो लगा रहे हैं इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को, वो उससे 10 गुना स्पीड पे हो रहा है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर हर रोज। एंड आप इसी एक जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बन रहा है कॉल्ड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। हमारी जो कोयले की माइंस है वो तकरीबन 4 स्टेट के अंदर है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। एंड वो सारी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। हमारे पास कोयला जमीन में है, बट उसे बाहर निकाल के हर जगह पे पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन नहीं है। अब सरकार एक रेलवे लाइन बना रही है कनेक्टिंग झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। एंड उस रेलवे लाइन की वजह से हमारी कोयले धोने की क्षमता, कोयले ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता
तकरीबन 280 मिलियन टन से बढ़ जाएगी। आज भारत कुल मिला के 500 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस करता है, बट उसे रेलवे से धोने के लिए, रेलवे से निकालने के लिए 280 से 300 मिलियन टन की कैपेसिटी है। सिर्फ ये लाइन 440 किलोमीटर की बना के हम उसे 280 मिलियन टन से बढ़ा देंगे, ऑलमोस्ट डबल कर देंगे। जब हम कोयले को रेलवे की लाइन से लेके जाते हैं, उसकी जितनी कॉस्ट आती है उससे ऑलमोस्ट 10 गुना कॉस्ट आती है जब उसे हम ट्रक से मोबिलाइज करते, ट्रक से लेके जाते हैं। 448 किलोमीटर की रेलवे लाइन भारत की कोयले की इंडस्ट्री को बदल देता है। एंड जिस स्पीड से ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे काम चल रहा है उसे देखने लायक है। कभी गूगल अर्थ में जाके ईस्टर्न रेलवे कॉरिडोर के ऊपर देखना और आपको पता चलेगा किस तरह से काम बढ़ रहा है। मेरा एक दोस्त है जगदीश्वर टोपो करके, जिन्होंने इस 3400 किलोमीटर रेलवे लाइन के ऊपर जर्नी की। उसने कुछ फोटो भेजे हैं जहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से काम हो रहा है। एंड हम 10 गुना स्पीड से आज रेलवे ट्रैक बना रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मशीन। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक रेलवे ट्रैक लेइंग मशीन। इस मशीन से आप स्लीपर्स अपने आप लगा सकते हैं, साइड से रेलवे ट्रैक आ जाता है और जो मैन्युअल लेबर है वो खाली नट्स एंड बोल्ट्स को टाइट करता है। जैसे ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, उसके साथ साथ एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। वडोदरा में मकड़पुरा के आसपास, साबरमती में आमली रोड के आसपास, ये सारी जगह पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा जहां पे कंपनीज जो आएगी वो अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। बहुत साल पहले एक कंप्यूटर कंपनी थी जिसे भारत में आके प्रिंटर बनाने का कारखाना लगाना था, फैक्ट्री लगानी थी। उन्हें जो समय लगता था उस प्रिंटर को कारखाने से निकाल के एक्सपोर्ट करने के लिए, वो तकरीबन 7 दिन का लगता था। फाइनली उन्होंने वो प्लांट चाइना में लोकेट किया बिकॉज वो सिर्फ एक दिन में फैक्ट्री से प्रिंटर निकाल के शिप के ऊपर चढ़ा सकते थे। हमने एक प्रिंटर बनाने की कंपनी खोदी बिकॉज हमारे पास वो टाइप की लॉजिस्टिक्स नहीं थी जो एक्सपोर्ट्स मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो सके। आज भारत तकरीबन $7 बिलियन खर्चा करता है प्रिंटर्स, इंक्स, कार्ट्रिजेस और कंप्यूटर पेरिफेरल्स लाने के लिए। अगर वो $7 बिलियन हम खर्चा नहीं करते और यहां पे बनाते तो आप सोच सकते थे कितना ग्रोथ होता, कितनी जॉब्स होती। ये टाइप की कंपनीज आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वजह से आ सकती है। और जो मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं है, बिकॉज ऐसी एक चीज हमने निमराना करके एक जगह में दिखाई है। बहुत लोगों को मालूम होगा निमराना बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। वहां पे एक बहुत अच्छा फोर्ट है जिसे रंग दे बसंती फोर्ट कहते हैं। बट वही निमराना में आज आप बहुत सारी जापानीज कंपनीज को देख सकते हैं जो मारुति के मानेसर प्लांट, जो यहां से कुछ दूर है, वहां पे अपने ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करती है। एक के बाद एक जापानीज कंपनीज निमराना में आई, अपनी फैक्ट्रीज लगाई, और आज आप जब निमराना में सर्च करते हैं तो आपको निमराना ट्रैवल गाइड में फोर्ट तो आता है जो रंग दे बसंती ने फेमस किया है, बट उससे पहले आता है कि आपको अगर ऑथेंटिक जापानीज फूड खाना है तो वो निमराना में मिलेगा। एक छोटा सा गांव जहां पे बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है, उस ढाबे में वेटर आपके साथ जापानीज में बात करके सुशी खिला सकता है। ऐसे बहुत सारे निमराना बनेंगे अगर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को अपना सके। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक ऐसा कानून है जो भारत की तकदीर को बदल सकता है। इसमें जो 6% का रेट है वो गलत है, ये दूसरे किसी देश का हमने कॉपी किया है और इसको चेंज करने की मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। बट एसेंशियली जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उससे 2 फायदे होंगे। एक, जो टैक्स की चोरी होती है वो कम हो जाएगी। अगेन एक पोलिंग जैसा क्वेश्चन पूछता हूं, भारत कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया में या अफ्रीका में? आप सभी लोग गलत हैं। मैं आपको प्रूफ करके देता हूं कि भारत एक्चुअली अफ्रीका में है।
भारत अफ्रीका में इसलिए बिकॉज हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो आज जाम्बिया जैसी अफ्रीकन कंट्रीज के बराबर है। एशिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसका टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारे बराबर है। सो भारत तो अफ्रीका में हुआ, कौन कहता है वो एशिया में है? बट जब जीएसटी टैक्स आ जाएगा तो भारत अफ्रीका से शायद एशिया में आ सकता है। हम सभी ने ये टाइप के कच्चे बिल जिंदगी में बहुत देखे हैं और हम सभी ने कैश ट्रांजैक्शन भी देखे हैं। मुझे आज भी याद है, मेरा एक कलीग दिल्ली में अपनी बहन की शादी करवाने आया था और मैंने उसको जब वो बंबई आया तब पूछा कि कैसी रही शादी, तो उसने सिर्फ एक ही चीज बताई कि दिल्ली एक ऐसी जगह पे जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं दुकानदार आपको 2% ज्यादा चार्ज करता है, अगर आप कैश से पेमेंट करते हैं तो 2% डिस्काउंट देता है। अब ये सारे दिन जीएसटी की वजह से कम हो जाएंगे। जीएसटी का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक मनी है, पैरेलल इकोनॉमी है, उसे बहुत हद तक कम होना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज है, हम लोग कहते हैं, एंड अगेन मैं एक वाक्य पेश करना चाहूंगा जो आप व्हाट्सएप पे आप बहुत सारों ने देखा होगा कि एक अमेरिका वापस जाता है और उसे पूछा गया कि भाई कैसा लगा भारत आपको, तो उसने बोला भारत बहुत अच्छा देश है, इतना अच्छा विविध देश मैंने देखा नहीं। देन उस भारतीय फ्रेंड ने पूछा कि भैया भारतीयों के बारे में आपकी क्या राय है, तो इसे मैंने तो कभी किसी भारतीय को देखा ही नहीं। तो ये बंदा बहुत नाखुश हो गया, बोला भारत में जाके तूने भारतीयों को नहीं देखा? ही सेड हाँ, जहां पे भी गया वहां पे मैंने कश्मीरी को देखा, गुजराती को देखा, बंगाली को देखा, तमिल को देखा, तेलुगु को देखा, बट भारतीय तो कभी देखा ही नहीं। और हमने कुल मिला के कुछ ऐसा ही काम किया है कि एक देश बना ही नहीं पाए हैं। आज भी अगर आप गाड़ी लेके निकलते बंबई से सूरत आने के लिए, तो बंबई से बाहर जाते हुए ट्रक्स को देखते हैं जो ऑक्ट्रॉय पे करने के लिए वसई, विरार या बोरीवली के आगे खड़ी है। उसके बाद जब आप गुजरात में एंटर करते हैं, बहुत बड़ी पार्किंग लॉट है जहां पे ट्रक्स खड़ी हैं। ये ट्रक्स 280 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, जबकि दुनिया की ट्रक 700 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। जीएसटी हमें एक नेशन बना देगा और ये जो ऑक्ट्रॉय के नाके है, चेक पोस्ट है, एंट्री टैक्स की चेक पोस्ट है, वो सब बंद हो जाएंगे। तो जीएसटी के दो फायदे होंगे, एक हम अफ्रीका से एशिया आ जाएंगे, दूसरा हम जेन्युइनली एक देश बन जाएंगे। कुल मिला के 2014 में तकरीबन 2781 कानून थे जो हमारी तकदीर डिटरमाइन करते थे। इस सरकार ने आके 1159 कानून को कैंसिल कर दिया है और 582 और कानून है जिसको कैंसिल किया जाएगा। ये जो कानून कैंसिल होंगे वो अपने एंटरप्रेन्योर को अभिमन्यु का चक्रव्यूह कैसे बाहर निकल सकता है वो सिखा देगा। एक समय था जब हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिसाल थे लॉसेस के, नुकसान पे नुकसान करते रहते थे। एयर इंडिया जैसी कंपनी ने भारत की सरकार से बजट में से 50,000 करोड़ रुपए की कंसेशनल सेविंग्स या फंडिंग या लॉस जो भी बोलो लिया है, और अब वही एयर इंडिया 30,000 करोड़ के लॉस डिक्लेयर करने के बाद इस साल प्रॉफिट बना रही है। बीएसएनएल इस साल प्रॉफिट पोस्ट करेगी, शिपिंग कॉरपोरेशन इस साल प्रॉफिट पोस्ट करेगी। बहुत सारे पीएसयूज हमारे टर्न अराउंड हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट को लोगों के पास लेके जा रहा है। एक समय था जब पासपोर्ट निकालना हो तो ऐसा लगता था कि चक्रव्यूह का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। सिर्फ 50 लाख पासपोर्ट इश्यू करने में 4 महीने की डिलीवरी लगती थी, जूते घिस जाते थे उस एजेंट को मनाने के लिए। अब 2 करोड़ से ज्यादा पासपोर्ट सालाना इश्यू होते हैं और सिर्फ 14 दिन लगते हैं इस पासपोर्ट को आपके पास पहुंचने में। और इस क्राउड में आई एम श्योर देयर आर मेनी पीपल हु हैव रिसीव्ड देयर पासपोर्ट इन लेस देन 7 days। यस और नो?
सो सरकार वाकई मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को फॉलो कर रही है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप ऐसे लोगों को मिले जो वेजिटेबल वेंडर है, फ्रूट वेंडर है, रिक्शा वाला है, जो छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, उन्होंने एवरेज कितनी ब्याज की दरें पे की होगी? हम जो सालाना भरते हैं वो दिन की भरते हैं, 24%, 30%, 40% दिन की ब्याज की दरें भरते हैं। पहली बार सरकार स्मॉल फाइनेंस बैंक को फोकस दे रही है कि वो जाके उन लोग जिन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में अब तक बोरोइंग नहीं किए, उनको पैसा दे, उनको लेंडिंग दे, उनकी ब्याज की दरें कम कर दे। मुद्रा लोन के थ्रू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कंसेशनल रेट पे लोन्स मिल रही है। टोटल कुल मिला के 3.2 करोड़ बोरोअर्स को 1,25,000 करोड़ की लेंडिंग मिली है। ये सारे छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स मिलके अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं। जनधन योजना का बेनिफिट आपने देख लिया है, 5 करोड़ से ज्यादा भूत को हम पकड़ सके हैं। एक समय था पीएसयू बैंक्स के एनपीए कारपेट के नीचे आ रहे थे, आज वही एनपीएस डिक्लेयर हो रहे हैं और अब बैंक मैनेजर उस एनपीए की रिकवरी के पीछे हाथ धो के लगा पड़ा है। मेक इन इंडिया ऑब्वियसली इस वक्त ये एक ख्वाब है, इसको हकीकत में बनाना है। बट जैसा मैंने कहा कि हमने वो प्रिंटर कंपनी जो भारत में बेस बनाना चाहती थी उसे खो दिया बिकॉज हम उसे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड नहीं कर पाए। उसी तरह एक कंपनी थी जो नागपुर में ऑरेंज जूस का प्लांट बनाना चाहती थी बिकॉज नागपुर के संतरे दुनिया में सबसे अच्छे हैं, बट हमारे पास वो लॉजिस्टिक्स नहीं थी कि नागपुर में बनाया हुआ संतरे का जूस सिर्फ 24 या 48 घंटे के अंदर पोर्ट पे आ जाए ताकि उसको एक्सपोर्ट कर सके। अब सरकार कोशिश कर रही है कि मेक इन इंडिया के थ्रू हम उन कंपनीज को यहाँ पे लेके आ सके और उनके थ्रू यहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ा सके। इसमें समय लगेगा बट उसके सिवाय अपने पास चारा नहीं है। आप में से बहुत लोग सिंगापुर गए होंगे और अगर सिंगापुर गए होंगे तो वहां पे एक मंदिर है कॉल्ड मुस्तफा, उसमें जरूर गए होंगे। वो मंदिर 24 घंटा चालू रहता है, बट भारत में अगर मुझे कोई दुकान 24 घंटे चालू रखनी है तो सरकार सिर्फ केमिस्ट को ही वो परमिशन देती है। अब सरकार ने कानून बनाया है कि मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में करेंगे ही करेंगे, ट्रेड भी करेंगे। 24 घंटे अब मॉल खुले रह सकते हैं। बंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में हम मुस्तफा जैसी कंपनी खड़ी कर पाएंगे। दूसरा, हमारे पास अब एक प्राइम मिनिस्टर है जो खुद दौड़ रहे हैं। इनकी पहली ट्रिप थी दिल्ली से अफगानिस्तान की, फिर अफगानिस्तान से दोहा गए, फिर दोहा से जिनीवा गए, फिर जिनीवा से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए, फिर अमेरिका से मेक्सिको गए, फिर मेक्सिको से वापस दिल्ली आए। जब दिल्ली से अफगानिस्तान गए तब भी ऑफिस से निकले थे, जब मेक्सिको से दिल्ली आए तब भी वो घर नहीं गए थे, ऑफिस ही गए थे। 6 दिन की ट्रैवल, 5 कंट्रीज मिली, 45 मीटिंग की और 44 घंटे रात को प्लेन में फ्लाई किया। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो रॉकेट सिंह बने हैं, जो भारत को बेच रहे हैं। एंड बेच रहे नॉट इन नेगेटिव कॉनोटेशन, इन पॉजिटिव कॉनोटेशन, कि वो भारत की मार्केटिंग कर रहे हैं। और इसलिए आप देख सकते हैं कि आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है। और एक महत्वपूर्ण चीज भारत में हो रही है, ये भारत की बैंकिंग सिस्टम थी मार्च 2016 में, और ये भारत की बैंकिंग सिस्टम है आज की तारीख में। आप सभी को मालूम है पानी कितना जरूरी है जीवन के लिए, उसी तरह लिक्विडिटी जरूरी है, पैसा जरूरी है बैंकिंग सिस्टम के लिए। ये एक चार्ट है जो भारत की बैंकिंग सिस्टम में कितनी लिक्विडिटी थी वो दिखाता है। जो लाइट ग्रे कलर का चार्ट है वो पॉजिटिव लिक्विडिटी दिखाता है,
बैंकों को उस दिन आरबीआई से बोरो करने की जरूरत नहीं है। जो लाइट रेड जोन है वो समय दिखाता है बैंकों को आरबीआई से बोरो करने के लिए। पिछले 6 सालों में 2010 से लेकर 2016 में ज्यादातर हमारी बैंकें हर सुबह कटोरा लेके आरबीआई की खिड़की के आगे खड़ी थी कि आप कटोरे में कुछ पैसा दे तो हम अपनी बैंक में जाएंगे, नहीं तो फिर घर जाएंगे। और अब अप्रैल 2016 से रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी को न्यूट्रल लेवल पे लाके रखा है। -3 लाख करोड़ की नेगेटिव लिक्विडिटी को उन्होंने आज +16,000 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया है। अब बैंक्स आरबीआई के पास खड़ी नहीं हो रही है, वो खुद अपना धंधा कर रही है, लोगों को क्रेडिट दे रही है। जब आप इस तरह से क्रेडिट देते हैं, ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, लोगों को जॉब्स मिलते हैं और पूरी इकोनॉमी एक पॉजिटिव मोमेंटम पे आती है। पिछले 6 साल हमने अपनी गाड़ी में हैंड ब्रेक रखा था खींच के और एक्सीलरेटर दबा रहे थे, तो उसकी जो इफेक्ट आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। अब सरकार एक्सीलरेटर दबा रही है और रिजर्व बैंक ने हैंड ब्रेक को रिलीज कर दिया है, तो अपनी इकोनॉमिक गाड़ी अब तेजी से भाग सकती है। जो भारत की इकोनॉमी है वो कुछ इस हद तक है। ये फ्रंट फुट का शॉट है। फ्रंट फुट पे जाके आप क्या करते हैं, बॉल को जोर से मारते हैं। फ्रंट फुट पे आप नॉर्मली चौका छक्का लेने की कोशिश करते हैं। भारत में आज 2 लोग हैं जो फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हैं। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो सबसे ज्यादा आया हुआ है, और दूसरा सरकार का खुद का स्पेंडिंग। बिकॉज ऑयल प्राइस नीचे आने की वजह से उनकी जेब में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का ज्यादा पैसा आया है, जहां से वो खर्चा करके इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं। दूसरी बैकफुट की शॉट है, जहां पे आप नॉर्मली 1-2 रन लेने की कोशिश करते हैं। ये बैकफुट का शॉट खेल रहे हैं अर्बन कंजम्पशन। हम और आप, पहले हम जब मूवी देखना चाहते थे तो रात का शो भी चलता था, भले थोड़ा महंगा हो। अब हम मैटिनी शो की टिकट देखते हैं। पहले जब बच्चों के साथ मूवी देखने जाते थे तो पॉपकॉर्न का बड़ा टब खरीदते थे, अब एक छोटा सा पॉपकॉर्न का पैकेट लेते हैं। तो हमारा जो अर्बन कंजम्पशन है वो थोड़ा स्लो हो गया है, वो बैकफुट पे आज 1-2 रन की बैटिंग कर रहा है। ये हमारा रूरल इकोनॉमी है। 2 साल से अच्छी बारिश नहीं हुई तो उनकी हालत थोड़ी खस्ता हो गई है, मुश्किल से खड़े हैं। और ये हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है जो जमीन पे सो गया है, वो खड़े होने की बहुत कम उम्मीद है। ये आज भारत की इकोनॉमी है। सारी चीजें फ्रंट फुट पे नहीं है, कुछ वीक स्पॉट है, जैसे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हुआ, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी हुई, जैसे अर्बन कंजम्पशन हुआ। सिर्फ फ्रंट फुट पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है। ऑब्वियसली हमें कुछ चैलेंजेस को मीट करना है। सबसे बड़ी चैलेंज है कि हम एक कंट्री नहीं है, हमारे देश में बहुत सारी विविधता है। जब आप भारत की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा देश है जहां पे 25 करोड़ बैंक अकाउंट 1 साल में खुलते हैं जनधन के थ्रू। ऑस्ट्रेलिया को अगर उतने बैंक अकाउंट खोलने होंगे तो 10 जन्म लेने होंगे, बिकॉज उनकी जितनी पॉपुलेशन है उतने से उससे 10 गुना ज्यादा तो बैंक अकाउंट हम एक दिन में खोलते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां पे रेलवे देख के लोग डरते हैं कि अरे आपकी रेलवे में घुसे कैसे। उन्हें कैसे समझाएं कि भाई पूरे ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोग तो हम रोज अपनी रेलवे लाइन में धोते हैं। सो जब आप दुनिया की बात करें तो वो भारत के किसी सिटी से कम है, किसी प्रांत से कम है, किसी स्टेट से कम है। हमारे देश में इतनी सारी विविधता है कि उसे कंबाइन करके चलाना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। दूसरी चीज है कि हम हमेशा कहते हैं मोदी ये नहीं करते, मोदी वो नहीं करते, बट लोगों को ये पता नहीं है कि आज स्टेट गवर्नमेंट्स मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑलमोस्ट 1.6 टाइम्स बड़ी हो गई है। आपकी डेली लाइफ में सेंट्रल गवर्नमेंट के कुल मिला के 4 लाख कर्मचारी है जो इंपैक्ट कर सकते हैं। कुछ एक्साइज में काम करते हैं, कुछ कस्टम्स में काम करते हैं, कुछ इनकम टैक्स में काम करते हैं, बट आपकी डेली लाइफ में 1.5 करोड़ से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रोज आपको इंपैक्ट करते हैं। तो मोदी अकेला क्या करेगा, पूरे स्टेट को, पूरी स्टेट मशीनरी को चलना पड़ेगा
so that all of us can feel कि अच्छे दिन आ गए हैं। तीसरा, आज भी बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का हालत बहुत बड़ा है। आज भी तकरीबन 17 से 18% बैंकिंग बैलेंस शीट एनपीए के खतरे में पड़ी हुई है, और जब तक हम इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे तब तक अपनी बैंक्स एंटरप्रेन्योर को न क्रेडिट दे पाएगी, तब तक ग्रोथ सस्टेन नहीं हो पाएगा। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल है वो तो अभिमन्यु के चक्रव्यूह के बराबर है। डेट बर्डन बहुत ज्यादा है, ब्याज की दरें भी काफी ऊपर है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो नई कैपेसिटी कौन खड़ा करेगा। आज भी अप्रूवल लाने में समय लग जाता है, और एंटरप्रेन्योर्स को इक्विटी देने के लिए बहुत कम लोग मौजूद है भारत के अंदर। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हम कैसे रिवाइव करें, कैसे नए टाटा, कैसे नए बिरला, कैसे नए अंबानी खड़े करें, वो पेचीदा क्वेश्चन है। जॉब क्रिएशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे पास ऐसे ही हेडलाइन आती रहेगी। और सरकार इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिवाइव हो ताकि जॉब्स क्रिएशन हो, बट उस मामले में उन्हें उतनी सक्सेस नहीं मिली है जितनी हमें चाहिए। बट फाइनली अगर सरकार इस तरह से काम कर रही है तो हो सकता है कि फ्रंट फुट में भी सचिन तेंदुलकर ही खेलेगा, बैक फुट में भी तेंदुलकर खेलेगा, जो बॉल को चौका छक्का बैक फुट पे भी मार सकता है, और सारी पोजीशन पे वही खेलेगा, और भारतीय इकोनॉमी अपने आप आगे बढ़ के आ जाएगी। अब ये कुछ स्लाइड है मार्केट के बारे में। मुझे कहा गया था कि आप खाली जीएसटी और इंडियन इकोनॉमी पे बात करना, बट मैं लिबर्टी ले रहा हूं, मुझे मार्केट के बारे में भी दो बातें करनी है। सबसे पहले, इन द बिजनेस वर्ल्ड रियर व्यू मिरर इज ऑलवेज क्लियरर देन विंडशील्ड। आप मुझे पीछे की किसी भी बाबत के लिए सवाल पूछ लिए, मैं उसका बहुत कन्विंसिंग आंसर दे पाऊंगा, बट आगे के लिए कुछ भी कहिए तो मैं नहीं कह पाऊंगा। दूसरी, वॉरेन बफे जैसे महादानता ने ये एक बात कही है कि आई हैवंट मेट एनीवन हु कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, और फिर भी मैं आपको मार्केट में आगे क्या होगा वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से बहुत लोगों ने ये दो जगह देखी होगी, एक है प्रयाग इलाहाबाद के पास, दूसरा हमारे गुजरात में सोमनाथ के पास। ये दोनों चीजों में, ये दोनों स्थल पे र्यूमर है कि यहां पे त्रिवेणी संगम होता है। प्रयाग में गंगा, जमुना, सरस्वती मिलती है, और सोमनाथ में भी इसी तरह 3 नदियां इंक्लूडिंग सरस्वती मिलती है। हमारी परंपरा में कहा गया है कि जब आप त्रिवेणी संगम में स्नान करते तो आपको मोक्ष मिलता है। मैं क्यों त्रिवेणी संगम की बात कर रहा हूं मार्केट के लिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि अपनी मार्केट में भी त्रिवेणी संगम हो रहा है। पहला त्रिवेणी संगम है फ्लोस का। हर मार्केट को बढ़ने के लिए पैसा चाहिए। आज की तारीख में म्यूचुअल फंड्स ने आप जैसे लोगों की वजह से लास्ट ईयर 70,000 करोड़ इक्विटी मार्केट में लगाया। पहले 4-5 महीनों में हमारी स्टार्ट थोड़ी कम है, बट मुझे लगता है कि इस बार भी हम 50 से 60,000 करोड़ रुपया इक्विटी मार्केट में लगा देंगे। एलआईसी लास्ट ईयर भी 50,000 करोड़ के आसपास इक्विटी में लगाया था, इस साल भी लगा देगा। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने लास्ट ईयर 35,000 करोड़ की इक्विटी बेची थी, मुझे लगता है इस बार वो 15-20,000 करोड़ की इक्विटी खरीदेंगे, बिकॉज उनको आईपीओ लेके आना है। बैंक्स, ईपीएफओस, नेशनल पेंशन स्कीम और प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, इन सभी ने मिलकर लास्ट ईयर तकरीबन 12 से 15,000 करोड़ की इक्विटी खरीदी थी, इस बार 20,000 करोड़ की इक्विटी खरीद सकते हैं। रिटेल एंड एचएनआईज कितनी इक्विटी खरीदते हैं उसका कोई डेटा नहीं है, बट एनेक्डोटल एविडेंस बताते हैं कि लोग इक्विटी मार्केट में इंटरेस्टेड हो गए हैं। हालांकि कुछ लोग जाके डब्बा ट्रेडिंग में भी मार्केट खरीद लेते हैं, बट उनको छोड़ दीजिए। एफआईआईज ने लास्ट ईयर इक्विटी बेची थी, बट इस बार वो लोग फ्रंट फुट पे आ गए हैं। तो कुल मिला के पूरी मार्केट में खरीदने वाले लोग बेचने वाले से ज्यादा है। इस बार 2 लाख से 2,25,000 करोड़ रुपए की इंस्टीट्यूशनल और रिटेल बाइंग होगी,
सामने सप्लाई मेरे हिसाब से 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं है। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो तो प्राइसेस पे क्या होता है आप सबको मालूम है। दूसरा त्रिवेणी संगम का रुख है सेंटिमेंट का। ऑब्वियसली हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके सेंटिमेंट आज भी सुधरे नहीं है, बट धीरे धीरे करके लोगों के मूड चेंज हो रहे हैं, बिकॉज जीएसटी का बिल पास हो गया है, बिकॉज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पैसे आ रहे हैं, मॉनसून अच्छा आया है, और ये लिक्विडिटी जो आरबीआई ने रिलीज की है उस वजह से सेंटिमेंट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। आप सभी ने वीरेंद्र सहवाग का एक ट्वीट पढ़ा होगा कि जब साक्षी मलिक और पीवी संधू के गले में ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल देखा तो वो कितनी शोभा दे रहा था। और उसके बाद अब आज संडे टाइम्स में शोभा डे का आर्टिकल पढ़ लीजिए, जहां पे उसने लिखा है कि ये दोनों बच्चियों ने कितना अच्छा काम किया है। सिर्फ 7 दिन लगे शोभा डे के सेंटीमेंट को चेंज करने के लिए। त्रिवेणी संगम का फाइनल रुख है फंडामेंटल्स, जो आज प्राइसेस के पीछे है। मार्केट आगे बढ़ गया है, फंडामेंटल्स थोड़े पीछे रह गए हैं, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भले मार्केट होगा, बट अल्टीमेटली ये फंडामेंटल्स रिकवर हो जाएंगे और ये त्रिवेणी संगम हमें फाइनेंशियल मॉक्स जरूर दिला देगा। मुझे पता नहीं इलाहाबाद और सोमनाथ का त्रिवेणी संगम वो वाला मॉक्स देगा कि नहीं, बट मैं गारंटी कर सकता हूं कि 10 साल के बाद अगर जिग्नेश भाई मुझे एनजे के 20वें सालगिरह के ये फंक्शन में बुलाएंगे तो मैं आपको गारंटी प्रूफ कर दूंगा कि ये फाइनेंशियल मॉक्स तो हो गया होगा। ये अलग अलग क्षेत्र के वैल्यूएशन है जो कहता है कि मार्केट आज फेयर वैल्यू के थोड़े ऊपर है, बट जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से फ्लोज, फंडामेंटल्स एंड सेंटिमेंट्स मिल रहे हैं, इस मार्केट में धीरे धीरे करके अगर निवेश करें, एसआईपी करके निवेश करें तो नुकसान नहीं होगा, सिर्फ वॉलेटिलिटी को सहन करना पड़ेगा। मार्केट ने पिछले 3 साल से अर्निंग्स ग्रोथ को नहीं देखा था। इस वक्त जो पैसा आ रहा है वो आशा के ऊपर आ रहा है, और इस बार ऐसा लग रहा है कि भले 3 साल से हम गलत हो रहे थे, बट आने वाले 2 सालों में हम सही हो जाएंगे। फाइनली इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट लाइक बॉक्सिंग रिंग। मोहम्मद अली जैसा मोहम्मद अली भी 1-2 मुक्के खा के एक बार तो बॉक्सिंग रिंग में गिर गया था, बट वो खड़ा हो गया तो वर्ल्ड चैंप बन गया। स्टॉक मार्केट भी ऐसी ही चीज है, जब आप निवेश करते हैं मार्केट 1-2 मुक्के तो मार ही देती है, 1-2 बार धोबी पछाड़ी मिल जाती है, बट जो आदमी रिंग में खड़ा रह गया वो आदमी अल्टीमेटली चैंपियन बन ही जाता है। दो चीज है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूं अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए। आई एम श्योर आपने और आपके सभी क्लाइंट ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। मैं नीरज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी का एक सीन है जो आपकी मोबाइल ऐप पे ऐड करवा दीजिए और क्लाइंट को पक्का दिखाना जब भी वो क्वेश्चन करे कि अच्छे दिन आए या नहीं आए। इस मूवी में एक सीन था जहां पे आमिर खान, सरमन जोशी और माधवन एक जगह पे खड़े थे और वीरू सहस्त्रबुद्धे बोमन ईरानी कहता है कि एक कदम आगे लो अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सरमन जोशी बेचारा वहां का वहीं खड़ा रहा, सेइंग दैट मुझे आगे नहीं बढ़ना है, बट माधवन और आमिर खान एक कदम पीछे आ गए तो ऑटोमेटिकली सरमन जोशी आगे दिखने लगा। ऐसे सरमन जोशी हमारे क्लाइंट के बीच में बहुत है और उनको ये स्लाइड दिखाना। फरवरी 2008 में भारत, रशिया, ब्राजील तीनों एक लेवल पे खड़े थे। आज ब्राजील हर लोगों के दिमाग पे छाया हुआ है बिकॉज ऑफ ओलंपिक। रशिया ऑब्वियसली भारत से ज्यादा कवरेज पाता है और उसके बावजूद भी भारत एक कदम आगे बढ़ा है, 1.4 ट्रिलियन को 1.6 ट्रिलियन मार्केट कैप किया है, और वही ब्राजील और वही रशिया हमसे 50 से 60% पीछे खड़े हैं। हमारे सरमन जोशी ये चीज देख पा नहीं रहे हैं, बट दुनिया के सरमन जोशी ऐसे नहीं है।
वो लोग देख रहे हैं और भारत में निवेश कर रहे हैं। तो हमारे अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये चीज आप अपने क्लाइंट को जरूर बताएं। दूसरी चीज है कि महाभारत में गांधारी जी का एक पात्र था जिन्होंने अपनी आंख पे पट्टा बांध के रखा था, बिकॉज उनके पतिदेव धृतराष्ट्र, उनकी दृष्टि नहीं थी। अब भारत में आजकल ऐसी गांधारी तो मिलती नहीं है, बट धृतराष्ट्र बहुत सारे हैं। वो आज भी क्वेश्चन करते रहते हैं, भाई अच्छे दिन कब आएंगे। वो धृतराष्ट्र की आंख से पट्टी हटाना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो पिछले को इस तरह देखते हैं। जब से सरकार आई है तब से लेके बैंक एफडी में 20% रिटर्न छूटा है और सेंसेक्स सिर्फ 14% ऊपर गया है। आपको उसकी आंखें खोलनी पड़ेगी, उसे बताना पड़ेगा कि अगर आप मिसबा के रेकमेंडेड फंड्स में निवेश करते तो लार्ज कैप फंड में ऑलमोस्ट 39% रिटर्न छूटता, मल्टी कैप में 52% और स्मॉल और मिड कैप में 88%। अगर आपको 35% रिटर्न सालाना कम लगता है तो शायद पूरी जिंदगी में आपके अच्छे दिन तो कभी नहीं आएंगे। इस पूरे वाक्य में सिर्फ एक चीज है जो हमें संभालनी है, रिस्क ऑफ सेल्फ गोल। बहुत कम लोग इनको जानते होंगे, बट ये एक ऐसे नोबेल लॉरेट थे जो भारत के तकदीर में थे और हमने सेल्फ गोल करके खो दिए। इनकी लाइफ के ऊपर एक मूवी बनी थी, एक डॉक्टर की मौत। बहुत कोशिश करता हूं कि इसकी वीसीडी या डीवीडी मिले, बट कभी हाथ में नहीं आई। तपन सिन्हा करके डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई थी, ये जरूर देखने जैसी मूवी है। ये कहानी है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की, जो वेस्ट बंगाल में थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो, वहां से डबल डॉक्टरेट हासिल की रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के ऊपर। जब यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो ने उन्हें जॉब ऑफर की तो वो वापस कलकत्ता चले आएंगे कि मुझे भारत में जाके काम करना है। यहां पे उन्होंने भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा अलियास कनुप्रिया अग्रवाल को क्रिएट किया। दिस वॉज डन वे बैक इन 1978। उस वक्त उनके पास कोई आध्यात्मिक आधुनिक तकनीक नहीं थी। लेबोरेटरी में जो टेस्ट ट्यूब और वायल्स होती थी उसको यूज किया, घर में जो रेफ्रिजरेटर था उसको यूज किया, और उस अड़चनों के बावजूद उन्होंने भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी क्रिएट की। सबसे ताज्जुब की बात है कि उन्होंने विश्व की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनी, कोई लुजियाना ब्राउन, उसके सिर्फ 67 डेज के बाद भारत में वो करके दी। जब उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की तो लोगों ने कहा, अरे रेफ्रिजरेटर में कोई बच्चा पैदा कर सकता है क्या, दिमाग खराब हो गया होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने 3 लोगों की एक कमिटी बनाई जिन्होंने कुछ हद तक इस रिसर्च को बेबुनियाद बताया। उनके रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करने दिए गए, उनके ऊपर इतना मानसिक तनाव कर दिया गया कि सिर्फ 2 साल के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसकी वजह से उन्हें कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। डॉक्टर रॉबर्ट एनवर्ड्स, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो में लुइसियाना ब्राउन क्रिएट की थी, और उनकी तकनीक जो आज दुनिया में कोई फॉलो नहीं करता, बिकॉज वो हिट ट्रायल एंड एरर टाइप की तकनीक थी, और डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की तकनीक जो आज दुनिया में हर कोई डॉक्टर फॉलो कर रहा है। डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स को नोबेल प्राइज मिला फॉर मेडिसिन, बट डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को नहीं मिला। ये एक अचरज की चीज है कि आज हमने डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को रिकॉग्नाइज किया। मिड 80s में चेन्नई में एक और डॉक्टर ने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई और उन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश की। उन्हें एक रिकग्निशन मिला कि आप भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के क्रिएटर हैं, और उस वक्त डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के कुछ रिलेटिव ने उनके रिसर्च पेपर उनके साथ शेयर किए, और इस बंदे ने, इस आदमी ने मुहिम चलाई कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को रिकग्निशन मिले। सो अगर यही चीज हम 1981 में कर पाते तो आज अपने पास एक नोबेल लॉरेट होता, और हो सकता है कि उनको देख के और नोबेल लॉरेट बन जाते हैं। तो ये एक सेल्फ गोल का रिस्क है कि हमने बहुत अच्छा काम की शुरुआत की है, बट अगर हम कॉम्प्लेसेंट हो गए
तो शायद सेल्फ गोल हो जाएगा। बट उसके सिवा मुझे लगता है कि दुनिया बदल रही है। ये एडवर्टाइजमेंट 1985 में आप सभी ने देखी होगी। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी कोलगेट करके, जो हमें सिखा रही थी कि आप कोयले को यूज मत करिए, नमक को यूज मत करिए, बिकॉज उससे आपके दांत खराब हो गए। हमने उस मल्टीनेशनल कंपनी को सिखा दिया कि नमक तू टूथपेस्ट में यूज कर, कोयला तू टूथपेस्ट में यूज कर, बिकॉज उससे दांत अच्छे होते हैं। तो ये चीज जो हमने मल्टीनेशनल कंपनी के साथ की है, वो अब दुनिया के साथ करेंगे। आई एम श्योर आप सभी के फैमिली में से एट द ग्रैंडफादर लेवल कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हिस्सा लिया होगा। मेरे भी दादाजी थे जो उस जमाने में बहुत लोगों की तरह इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भाग लिए थे। एंड मेरी दादी माँ हमेशा जब उनके लिए बात करती थी तो बड़े फक्र से बात करती थी कि तेरे दादाजी ने छाती पे लाठी खाई थी। ऑब्वियसली मैं वैसा काम नहीं कर सकता बिकॉज अब हम आज़ाद हैं। बट मुझे भी एक तमन्ना है कि मेरी बीवी भी जब मेरे पोतों को बात करे तो बड़े फक्र से बात कर सके कि चलो तेरे दादा ने भी कुछ ऐसा काम किया था। एंड ऐसा मैं क्या काम कर सकता हूं। सो अगर देखें आज की तारीख में तो जो लिस्टेड इंडिया है, हमारी जो कंपनीज हैं, उसमें आज 25% ओनरशिप एफआईआई की है, 9% ओनरशिप एफडीआई की है। तो 34% ऑफ लिस्टेड इंडिया ऑलरेडी फॉरेनर के हाथ में पहुंचा है। और उन एफआईआईज को हमने परमिशन दी इंडिया में इन्वेस्ट करने की सिर्फ 21 साल पहले 1994 में। 21 सालों में वो 25% पहुंच गए और 5-10 साल निकल गए तो हो सकता है कि वो 50% पहुंच जाए। अगर हम सरकारी कंपनीज को निकाल लें तो ऑलरेडी फॉरेनर्स आज 44% पे पहुंच चुके हैं। क्या भारत एक आजाद देश कह पाएगा जब 51% ऑफ भारतीय लिस्टेड कंपनीज किसी फॉरेनर के हाथ में हो? जब मुकेश अंबानी, दीपक पारेख, चंदा कोचर जैसी व्यक्तियां काम करे बट उनकी बेनिफिट लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में ज्यादा मिले और जूनागढ़, राजकोट, भावनगर में कम मिले। सो हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं भारत की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टिकाने की। हम कोशिश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड बेच के उस सेविंग्स को इक्विटी मार्केट में लाने की, ताकि आने वाली भारतीय पीढ़ी आजाद रह सके। आप सभी लोग भी वही काम कर रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद। And I am sure one day when our wife will be talking to our kids, she will be able to tell proudly कि बेटा तेरे बाप ने एक काम तो अच्छा किया था, भारत की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस रखे रखी थी। थैंक यू।